हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको इस वीडियो में रिवैल्यूएशन का सैंपल तैयार करवाएंगे और रिवैल्यूएशन का सैंपल यदि चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो रिवैल्यूएशन बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। तो चलते देखा जाए रिवैल्यूएशन का सैंपल कैसे होता है, तो देखते हैं। सैंपल ऑफ रिवैल्यूएशन। तो सैंपल ऑफ रिवैल्यूएशन का आप इस टाइप से क्रिएट करिएगा। देख रहे हैं इसमें काम जो होते हैं उनको पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट, पार्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट। यानी इस वीडियो में यह ध्यान रखिएगा, सैंपल ऑफ रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन यदि आप चेक कर लेते हैं इसको, तो हम ये कहते हैं कि इसे बड़े आसानी से आप कर डालेंगे। और रिवैल्यूएशन सिंपल होता भी है, लेकिन जो नहीं आता वही तो टफ होता है। तो चलते हैं आज इसका हम सैंपल देख लेते हैं, नमूना चेक करते हैं कि किस टाइप से इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, पार्टिकुलर यानी विवरण, अमाउंट डेबिट। यानी यह आपसे एक क्वेश्चन, एक नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पुनर्मूल्यांकन खाता होता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये भी पूछा जा सकता है। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि पुनर्मूल्यांकन खाता होता है, तो आप लोग बताइएगा नाम मात्र, क्योंकि हानि को डेबिट में और लाभ को क्रेडिट में दिखाते हैं या दर्शाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि पुनर्मूल्यांकन खाता कौन सा खाता है? नाम मात्र खाता। याद रखिएगा, अपने कॉपी कलम में यानी अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट नाम मात्र खाता है। तो चलते देखा जाए, सबसे पहले इस सब में इसका फंडामेंटल किस टाइप से होगा। तो यानी डेबिट साइड में टू लिखिएगा, टू डिक्रीज एसेट्स, डिक्रीज एसेट्स। अब डिक्रीज एसेट्स के अंतर्गत आप दिखा दीजिएगा लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, और फर्नीचर, स्टॉक, और इसके बाद में देख सकते हो डिक्रीज नहीं, इंक्रीज लायबिलिटी। यदि क्रेडिटर या प्रोविजन इट्सेट्रा, यानी कहा। अब आप वैसे भी जानते हैं, मतलब कहने का मतलब डिक्रीज पार्टिकुलर, बस इतनी ही बात को आपको ध्यान रखना है। बस इतना कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद में जो ओल्ड बैलेंस शीट दी गई होगी, ओल्ड बैलेंस शीट जो भी होगी, तो ओल्ड बैलेंस शीट को देखने के बाद में नीचे समायोजन देखिएगा। समायोजन में पढ़िएगा कि जो बैलेंस शीट यानी जो पुरानी बैलेंस शीट है उसके संपत्ति पक्ष में देखिएगा। नीचे समायोजन में यदि संपत्तियों के मूल्य में कमी हुई दिखाई पड़ती है, यदि संपत्तियों के मूल्य में समायोजन में कहा है कि भूमि और भवन का मूल्य इतना, यदि आप मिलान करिएगा, यदि बढ़ा रहेगा तो क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे, और यदि पहले से कम हुआ रहेगा तो डेबिट पक्ष में दिखाइएगा। यह आपको याद रखना होगा। इसी प्रकार प्लांट एंड मशीन, तो प्लांट एंड मशीन यदि पहले जो बैलेंस शीट में दी गई अमाउंट यानी जो भी अमाउंट दिया गया है उसके हिसाब से, यानी बैलेंस शीट के जो भी हिसाब दिए गए हैं, तो उनसे
देखिएगा कि जो समायोजन में दिया गया उनका अमाउंट बढ़ गया है या कम हुआ है, आपको ही उसको जज करना होगा। यदि बढ़ गया होगा तो क्रेडिट पक्ष में, और यदि उसके विपरीत घट गया होगा तो डेबिट पक्ष में दिखाएंगे। इसी प्रकार फर्नीचर, यदि समायोजन में फर्नीचर का मूल्य बढ़ गया होगा तो क्रेडिट पक्ष में, और यदि फर्नीचर का मूल्य घट गया होगा तो डेबिट पक्ष में। इसी प्रकार स्टॉक के मूल्य में यदि वृद्धि हुई होगी तो क्रेडिट पक्ष में, और यदि इसमें कमी हुई रहेगी तो डेबिट पक्ष में। तो चलते हैं देखा जाए इस तरह, यानी इस तरफ लिख लीजिएगा बाई इंक्रीज एसेट्स, यानी इंक्रीज एसेट्स मतलब जो वृद्धि हुई रहे। अगर मतलब समायोजन में वृद्धि, इनके विपरीत, यानी इनके विपरीत देखना होगा कि यदि समायोजन में वृद्धि हुई है, जो भी संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होगी तो उसको आप इस टाइप से करिएगा कि उसे क्रेडिट पक्ष में। तो जैसे एग्जांपल में लैंड एंड बिल्डिंग, तो आप कहेंगे, मान लीजिए आपके मन में ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये कह सकते हैं कि ये सर इस तरफ भी और इस तरफ भी लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, और उसके बाद में फर्नीचर, और इसके बाद में स्टॉक, और इस तरफ क्रेडिट पक्ष में। अब वैसे आपके मन में एक प्रश्न हो सकता है कि आप ये भी कह सकते हैं कि वही मद डेबिट पक्ष में भी और वही मद क्रेडिट पक्ष में। तो आपको यह क्या करना होगा, ध्यान देना होगा कि जब इन संपत्तियों के मूल्य में कमी होगी तो डेबिट पक्षों में, यानी इसको ध्यान रखिए बेटा कि डेबिट पक्ष में, और हमारे प्यारे स्टूडेंट अगर इनके मूल्य में, यानी यही संपत्तियों के मूल्य में यदि वृद्धि हुई है तो हम इन मदों को क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे। वैसे तो क्लियर हो गया होगा। यदि कोई डाउट होगा या किसी प्रकार की शंका होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में यह बताइएगा कि यह पॉइंट हमें समझ में नहीं आया। अगर यदि नहीं समझ में आया होगा, वैसे हमें मानते हैं कि समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी यदि नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि यह है मद, या ये इसमें बिंदु जो है वो नहीं समझ में आ रही है, तो उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, तो इसके आगे देखेंगे बाई डिक्रीज रिजर्व और प्रोविजन। डिक्रीज रिजर्व और प्रोविजन, यानी कहने का मतलब यदि दायित्व पक्ष, यानी कहने का मतलब यदि कोई संचिति है, देनदारों पे संचिति, यदि उसमें कमी होती है तो वो संस्था को लाभ होगा। इस कारण बस इसे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे। चलते देखा जाए, यदि ध्यान रखिएगा एक बात, इनका टोटल करना होगा, इन दोनों मदों का टोटल करेंगे आप, ऊपर एक लाइन और नीचे डबल लाइन। तो टोटल करते समय आपको ये ध्यान रखना होगा, कि क्रेडिट पक्ष का अधिक है या डेबिट का। यदि क्रेडिट पक्ष का अधिक होगा डेबिट पक्ष से तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहां लिखिएगा प्रॉफिट ट्रांसफर। अब जो ओल्ड पार्टनर है उन्हीं के खाते में ट्रांसफर करेंगे, ए और बी। यानी कहने का मतलब जो प्रॉफिट आएगा, यानी इनका योग करिएगा, इन दोनों का योग, और यदि इस तरफ का योग अधिक है, यानी इस तरफ का टोटल करने के बाद में अधिक है, इस तरफ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर और उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और यदि कंडीशन इसके विपरीत, यदि डेबिट का अधिक आ जाता है तो क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर। अब ये भी ए और बी के अकाउंट में ट्रांसफर करके बांट देंगे, ठीक है। अब यह क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हुआ। यदि इसमें किसी प्रकार की समस्या यदि दिखाई पड़ती है तो उसको हमें जरूर बताइएगा। अब इतना, अब इसको कॉपी कर लीजिएगा।